सो गाइस, ये होने वाला है द रिटर्न ऑफ माउंट हॉसेट का एपिसोड नंबर 8। तो जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साउथर्न एस्टेट के एल्डर डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं और गुस्से से अपना चॉपस्टिक तोड़ते हुए कहते हैं, मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि माउंट हॉसेट के बच्चे को यूना मर्चेंट गिल्ड में एंट्री मिल गई है और ऊपर से उस कमीने बच्चे का नाम भी वही है जो उस प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंस का था। दोस्तों, हम साउथर्न एस्टेट के स्टूडेंट को देखते हैं। ये बंदे का नाम सॉन्ग बेकली है और ये सेकंड क्लास डिसाइपल है साउथर्न एस्टेट का। सॉन्ग बेकली अपने एल्डर से कहता है, क्या आप प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंस के बारे में कह रहे हो? तब एल्डर गुस्से में डाइनिंग टेबल पे अपना हाथ मार के कहता है, शॉर्ट सेंस, वो कमीने का नाम इतनी इज्जत से मत लो, वो इतनी इज्जत डिजर्व नहीं करता है। फिर सॉन्ग बेकली सोचता है, जब भी माउंट वा की बात आती है एल्डर हमेशा गुस्सा हो जाते हैं। प्लम ब्लॉसम शॉर्ट सेंस को मरे 100 साल हो गए हैं, लेकिन वो इतनी ग्रेट थे कि अभी भी उनकी बातें होती रहती है। सॉन्ग बेकली अपने एल्डर से कहता है, आप इतना ज्यादा परेशान मत हो। एल्डर कहते हैं, वो एरोगेंट बच्चा ये बोल रहा है कि वो एल्डर हॉन्ग को जल्दी से ठीक कर देगा और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं परेशान ना हूँ। सॉन्ग बेकली कहता है, एल्डर, क्या आपको सच में लगता है कि वो बच्चा उन्हें ठीक कर पाएगा? एल्डर कहते हैं, उनकी हेल्थ थोड़ी बेटर हो रही है। ये सुनकर सॉन्ग बेकली चौंक जाता है और सोचता है, अच्छा, तो ये कारण है एल्डर के गुस्सा होने का, क्योंकि एल्डर हॉन्ग किसी का भी फेवर नहीं रखते। तो अगर वो बच्चे ने उनको सच में ठीक कर दिया तो यूना मर्चेंट गिल्ड कभी भी माउंट हॉसेट को प्रॉब्लम में उनका साथ नहीं छोड़ेगा। फिर वो सोचता है, मुझे ऐसा होने से रोकना पड़ेगा। फिर सॉन्ग बेकली एल्डर से कहता है, एल्डर, अगर आप चाहते हो कि वो बच्चा यहाँ पे कुछ न कर पाए तो क्या हम उसे यहाँ से भगा दे? एल्डर कहते हैं, तुम उसे कैसे भगाओगे? फिर सॉन्ग बेकली कहता है, एल्डर, आपको तो पता है कि आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ किया तो ट्रबल क्रिएट हो सकता है, लेकिन हम लोग तो कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम सेकंड क्लास के डिसाइपल हैं और सेकंड क्लास के डिसाइपल और थर्ड क्लास के डिसाइपल के बीच छोटा सा डुअल होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद एल्डर कहते हैं, फिर तो लोग हमारे बारे में कहेंगे कि हमने छोटे बच्चे को डराया धमकाया है। फिर सॉन्ग बेकली कहता है, एल्डर, माउंट हॉसेट और साउथर्न एस्टेट के रिलेशन के बारे में किसी नहीं पता है। हम बोलेंगे कि हम लोग बाय चांस मिले और हमने डुअल करने का डिसाइड किया, इससे कोई इशू भी नहीं होगा क्योंकि माउंट हॉसेट और साउथर्न एस्टेट का रिलेशन इतना अच्छा भी नहीं है। हम इसे एक एक्सक्यूज की तरह यूज करेंगे। फिर एल्डर कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये करने का तुमको अलाउ नहीं करूंगा। वो बस थर्ड क्लास का डिसाइपल है और उस पर वायलेंस यूज करना मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। फिर सॉन्ग बेकली कहता है, फिर मैं मान लूं कि आपने मुझे इसके लिए अलाउ नहीं किया। फिर वो एल्डर के सामने झुककर कहता है, अगर आपका कोई डिसाइपल कोई रूल ब्रेक करेगा तो आप उसे पनिश करेंगे? फिर वो एल्डर हंसते हुए कहते हैं, क्यों नहीं, मैं खुद से उसे पनिश करूंगा जो उस बच्चे पे हाथ डालेगा। दोस्तों, हम उनकी बातों से यहाँ ये समझ सकते हैं कि ये लोग कुछ ना कुछ एमसी के खिलाफ करने वाले हैं। फिर सॉन्ग बेकली वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं साउथर्न एस्टेट के एल्डर वहीं पे बैठ के सोच रहे होते हैं, इस बच्चे का माउंट हॉसेट के बारे में ऐसा सोचना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये पैदा हुआ तब माउंट हॉसेट खत्म होने के कगार पे था, लेकिन जब मैं छोटा था तभी साउथर्न एस्टेट माउंट हॉसेट के सामने खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। अगर डीमन सेक ने उन पे अटैक नहीं किया होता तो साउथर्न एस्टेट माउंट हॉसेट पे कभी आगे नहीं पहुंच पाता। नहीं, मैं वो टाइम दोबारा नहीं आने दूंगा जब माउंट हॉसेट हमसे आगे था। अगर हम देखें कि वो बच्चा यहाँ पे आया है, इसका मतलब माउंट हॉसेट ने दोबारा से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। इस इंसिडेंट को हैंडल करने के बाद मैं सेक लीडर से माउंट हॉसेट के बारे में जरूर बात करूंगा। फिर हम देखते हैं वो दोनों बंदे रूम से बाहर जा रहे होते हैं। उस दूसरे बंदे का नाम वीगो है जो कि सेकंड क्लास डिसाइपल है साउथर्न एस्टेट का। वो कहता है, तुम उस बच्चे के साथ क्या करने का सोच रहे हो? फिर सॉन्ग बेकली कहता है, कुछ नहीं, हम उसे बस वापस जाने के लिए कन्विंस करेंगे। फिर वीगो से कहता है, माउंट हॉसेट ने क्या सोचकर उस बच्चे को यहाँ भेज दिया? साउथर्न एस्टेट कभी ऐसा नहीं करता। उसके बाद सॉन्ग बेकली कहता है, सभी सेट के अपने अपने सर्कमस्टांस होते हैं, उनके भी कुछ अपने रीजन होंगे। तुम बस ये सोचो कि अपने सेट को कैसे हेल्प करना है, दूसरे सेट के क्या सर्कमस्टांस है, हमें उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर वो आगे देखता है और हंसकर बोलता है, लगता है उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, वो हमारे सामने ही है। हम देखते हैं एमसी के सामने ही टहल रहा होता है। आगे वो एमसी को ग्रीट करते हुए बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा माउंट हॉसेट के डिसाइपल को मिलकर। मैं सॉन्ग बेकली, सेकंड क्लास डिसाइपल हूँ साउथर्न एस्टेट का। फिर अपना एमसी एटीट्यूड में बोलता है, ओह हेलो। एमसी का इतना छोटा रिप्लाई सुनकर सॉन्ग बेकली कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो? फिर एमसी कहता है, एल्डर हॉन्ग के कंडीशन को देखने। फिर सॉन्ग बेकली कहता है, अच्छा ऐसा क्या? फिर एमसी को गौर से देखकर सोचता है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स भी एल्डर हॉन्ग को ठीक नहीं कर पाए, फिर ये बच्चा कैसे उन्हें ठीक कर सकता है? उसके बाद एमसी को कहता है, अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं? एमसी जवाब देता है, हाँ क्यों नहीं, बोलो क्या बोलना है। फिर सॉन्ग बेकली कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा कि एंशिएंट टाइम से जब भी साउथर्न एस्टेट और माउंट हॉसेट मिलते थे तो डुअल करते थे, और अभी भी एक इवेंट होता है
जिसे साउथर्न एज एंड माउंट वॉर कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसमें दोनों ही डिसाइपल एक दूसरे के साथ डुअल करते हैं। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? फिर एमसी कहता है, ओह ऐसा क्या? नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी मैंने सेक्ट में एंटर किया है। फिर शॉन बेकली कहता है, ये तो मुझे लगा ही था। उसके बाद वो सोचता है, अगर इसने पिछले साल का साउथर्न एज एंड माउंट वॉर कॉन्फ्रेंस देखा होता तो ये इस तरह से बिहेव नहीं करता। फिर वो आगे कहता है, माउंट वॉर सेट का शॉर्टमैनशिप देखने से हमारे ट्रेनिंग में बहुत हेल्प होगा, तो तुम इसके लिए क्या सोचते हो? फिर वो हंसकर कहता है, क्या तुम माउंट वॉर सेट का शॉर्टमैनशिप दिखा सकते हो? फिर वो सोचता है, ये पक्का ही रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करेगा, क्योंकि इसने रियलाइज कर लिया होगा कि ये मेरे सामने टिक नहीं सकता, लेकिन मेरे पास और भी तरीके हैं इसे कन्विंस करने का। फिर एमसी मुंह टेढ़ा करके बोलता है, अच्छा तो तुम सीधा सीधा कहो ना कि तुम्हें मुझसे फाइट करना है। फिर शॉन बेकली कहता है, नहीं नहीं, ये कोई फाइट नहीं, हम बस डुएल करके ट्रेनिंग करना चाहते हैं। फिर एमसी मुंह बना के कहता है, ये कोई फाइटिंग नहीं, ऐसा है वैसा है। अगर ये फाइट नहीं तो क्या है, लेकिन चलो मैं हमेशा ही फाइट के लिए तैयार रहता हूँ, और हाँ बाद में अपने डिसीजन पर रिग्रेट मत करना। फिर हम देखते हैं एमसी और शॉन बेकली एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। फिर शॉन बेकली कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तो एमसी कहता है, हाँ मेरा नाम चैंग मैंग है। फिर शॉन बेकली कहता है, सुनो चैंग मैंग, तुम एक छोटे बच्चे हो, तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अभी कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन दुनिया के अफेयर इस बात पर डिटरमाइन नहीं होते कि तुम गलत कर रहे हो या नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम माउंट वॉर सेट वापस चले जाओ। अगर तुम अभी के बीच में एमसी से टोकते हुए कहता है, तुम अभी फाइट करने वाले हो या नहीं? ये सुनकर शॉन बेकली चौंक जाता है। फिर आगे एमसी कहता है, मुझे लगता है साउथर्न सेट के लोग सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। अगर तुमने फाइटिंग करने का प्रपोजल दिया है तो तुम इतना बकबक क्यों कर रहे हो? ये सुनकर शॉन बेकली का दोस्त वीगो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर शॉन बेकली उसको शांत करके आगे बढ़ने लगता है, और फिर वो तलवार पे हाथ रख के सोचता है, मुझे लगता है मैं अभी मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ, क्योंकि इस बच्चे की बात सुनकर मुझे इसे बहुत पिटने का मन हो रहा है। वैसे भी ये सही बोल रहा है, मुझे होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो फाइट करने के लिए तैयार होता है और जोर से चिल्लाता है, मैं शॉन बेकली, साउथर्न सेट का डिसाइपल, मैं फ्रेंडली डुएल करने का रिक्वेस्ट करता हूँ चैंग मैंग से। कि तभी एमसी उसे कहता है, रुको जरा। फिर शॉन बेकली कहता है, अब क्या हुआ? फिर एमसी कहता है, मुझे कुछ कहना है। शॉन बेकली कहता है, क्या? फिर एमसी कहता है, मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे पीछे वाले बंदे से कुछ कहना है। फिर एमसी वीगो को कहता है, क्या तुम अपना तलवार मुझे दे सकते हो? ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं, कैसे तलवार मांगा? सबसे पहले किसी भी सेट के बच्चे को ये सिखाया जाता है कि कभी भी अपने तलवार को किसी को छूने भी मत देना, लेकिन फिर भी हमसे तलवार मांग रहा है। फिर शॉन बेकली कहता है, तुम अपना तलवार भी कैरी नहीं करते? तो एमसी कहता है, मुझे क्या पता था कि मैं किसी से फाइट करने वाला हूँ। ठीक है, तुम अगर नहीं दे सकते हो तो मैं किसी भी चीज को उठाकर उसे स्वॉर्ड की तरह यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर शॉन बेकली बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्त से कहता है, ठीक है, इसे दे दो। फिर हम देखते हैं वीगो एमसी को तलवार फेंक के देता है। एमसी उसे कैच करता है और कहता है, ठीक है तो शुरू किया जाए। फिर शॉन बेकली कहता है, तुम अपना तलवार मयान से निकालने वाले हो या नहीं? फिर एमसी कहता है, इसकी क्या जरूरत, हम एक दूसरे को जान से मारने वाले नहीं हैं, और हाँ तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। फिर शॉन बेकली सोचता है, मैंने तो सोचा था कि मैं इसे डरा के भगा दूंगा, लेकिन लगता नहीं कि मेरी बातों को सुनने वाला है। फिर वो जोर से चिल्ला के कहता है, तुम अपना गार्ड डाउन मत करना। फिर एमसी कहता है, हाँ जल्दी करो, मुझे भी इसे जल्दी खत्म करना है। फिर शॉन बेकली स्टांस लेता है, जिससे वहां का फ्लोर भी टूट जाता है और वो बहुत स्पीड से एमसी की तरफ बढ़ता है और वो एमसी पे अटैक करता है। एमसी उसके अटैक को रोकता है, उसके अटैक के इम्पैक्ट से एमसी भी थोड़ा पीछे हट जाता है। शॉन बेकली फिर से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार उससे भी ज्यादा फोर्स पे उस पर अटैक करता है। एमसी फिर से उस अटैक को ब्लॉक करता है। दोनों के तलवार के क्लैश से वहां बहुत ज्यादा धूली धूल हो जाता है। फिर वीगो कहता है, लगता है आज भाई ज्यादा ही गुस्से में है, ऐसा लगता है कि वो इस फाइट को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। इस लड़के ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, इसे भाई के सामने खड़े होने से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो चाहे तो कभी भी इस बच्चे को खत्म कर सकते हैं, लेकिन लोग सोचेंगे कि हमने इस बच्चे को बहुत ही हैरेस किया। वो बस इतने ही पावर से उस पर अटैक कर रहे हैं जिससे वो बच्चा इसे रोक पाए। पीछे उन दोनों की फाइट भी चल रही होती है। फिर हम आगे देखते हैं शॉन बेकली फिर से एमसी पे अटैक करता है। एमसी उसे ब्लॉक करता है, अब ब्लॉक करने के इम्पैक्ट से वापस से पीछे चले जाता है। फिर शॉन बेकली सोचता है, इसके पास इतना हैवी स्वॉर्ड होने के बाद भी इसने मेरे अटैक को ब्लॉक किया। अगर मैं सही से सोचूं तो इसने मेरे पिछले सारे अटैक इजीली ब्लॉक किए, जैसे कि इसे पहले ही पता हो कि किधर अटैक आने वाले हैं। बिना मेरे माइंड को पढ़े ये मेरे ब्लेड के पाथ को इजीली रीड कर पा रहा है। मैंने इसे बच्चा समझकर ओवर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना छोटा बच्चा ऐसा भी कुछ कर सकता है। फिर वो एमसी पे जोरदार हमला करता है और वो सोचता है, देखते हैं वो इसे इजीली ब्लॉक कर पाता है या नहीं। एमसी उसके अटैक को इजीली ब्लॉक करके रिफ्लेक्ट कर दिया होता है। ये देख के शॉन बेकली चौंक जाता है। एमसी जंप करके पीछे चला जाता है। फिर वो एमसी को गौर से देख के सोचता है, मुझे भी साउथर्न सेट में एक अच्छा तलवारबाज माना जाता है, लेकिन फिर भी ये मेरे सारे अटैक को इजीली ब्लॉक कर पा रहा है। फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने स्वॉर्ड में क्यूएक गैदर करता है
जिससे उसके आसपास बहुत ज्यादा विंड गैदर होने लग जाते हैं। ये देखकर एमसी भी चौंक जाता है। फिर शॉन बेकली चिल्लाते हुए कहता है, ये तलवार दुनिया में किसी भी चीज को काट सकता है। फिर वो 36 मूवमेंट वर्ल्ड स्वॉर्ड टेक्निक यूज करते हुए एमसी की तरफ बढ़ता है। इसे देख के उसका दोस्त पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, भाई शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा। अपने दोस्त की आवाज सुनकर शॉन बेकली शांत हो जाता है, लेकिन तब तक उसका और एमसी का तलवार टकरा चुका होता है। और शॉन बेकली सोचता है, मैंने लगभग इस पे पूरा पावर यूज कर दिया होता। कि तब हम देखते हैं कि एमसी पीछे उड़कर वॉल से टकरा जाता है। ये देख के वो दोनों चौंक जाते हैं। वो देखते हैं एमसी के मुंह से बहुत सारा खून गिर रहा होता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर वीगो दौड़ते हुए आता है और शॉन बेकली से कहता है, तुमने ये क्या कर दिया? शॉन बेकली कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तब तक वीगो एमसी को उठाता है। ये सब देख के शॉन बेकली सोचता है, मैंने अपने तलवार से क्यों हटा दिया था, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? जब मैं फुल फोर्स से इस पे अटैक कर रहा था तब इसको एक स्क्रैच भी नहीं दे पाया, लेकिन इस बार ऐसा कैसे हो गया? फिर हम देखते हैं एमसी के मुंह से और भी ज्यादा खून निकलता है। ये देखकर वीगो और ज्यादा डर जाता है और बोलता है, अब हमें क्या करना चाहिए? फिर शॉन बेकली कहता है, आज तक मैंने किसी भी आदमी के मुंह से इतना खून निकलते हुए नहीं देखा। अगर कोई भी ये सिचुएशन को देखेगा तो मुझे ही रॉन्ग समझेगा। फिर हम देखते हैं पीछे से जोंगी जोर से चिल्लाता है, यहाँ पे क्या चल रहा है? जोंगी की आवाज सुनकर दोनों ही घबरा जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर एमसी को देख के कहता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा सीरियस है, इसे बहुत ज्यादा चोट लगा है, हमें जल्द से जल्द इसे ठीक करना होगा। फिर जोंगी वहां पे पड़े ब्लड और तलवार को देख के कहता है, तुम लोग खुद को ग्रेट सेट कहते हो, लेकिन क्या कोई भी ग्रेट सेट का डिसाइपल किसी भी छोटे बच्चे पे इतना डेंजरस टेक्निक यूज करता है? मुझे लगा था साउथर्न एज सेट एक राइटिजियस सेट है, लेकिन मैं गलत था। फिर जोंगी शॉन बेकली की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, मैं ये सारी चीजें कभी नहीं भूलूंगा, तुम लोग यहाँ से जल्द निकलो। ये सुनकर शॉन बेकली चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से उसका सेट का एल्डर आते हुए दिखता है और वो कहता है, यंग मास्टर यहाँ पे क्या चल रहा है? फिर वो भी ब्लड और तलवार की तरफ देख के अपने डिसाइपल पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो जोंगी को कहता है, यंग मास्टर लगता है यहाँ पे कोई छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। फिर जोंगी कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है यहाँ पे बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है? जो बच्चा मेरे फादर को ठीक करने आया था वो तुम्हारे सेट के डिसाइपल के हाथों मारा ही जाता, और तुम कह रहे हो कि ये बस छोटा सा एक्सीडेंट है? क्या इस तरह की चीजें बिना कोई इंटेंशन के हो सकते हैं? शॉन बेकली कहता है, यंग मास्टर यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैंने उस पर ज्यादा फोर्स यूज नहीं किया। फिर जोंगी कहता है, सुनो बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उस पर ज्यादा फोर्स लगाया या नहीं ये मैटर करता है? यहाँ पे तो ये मैटर करता है कि तुमने उस बच्चे के साथ फाइट ही क्यों किया। ये सुनकर शॉन बेकली घबरा जाता है और वो कुछ कहना ही चाहता है कि तभी जोंगी अपना बोलना जारी रखता है और वो कहता है, मुझे सेट के रूल के बारे में इतना तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि कभी भी दो इक्वल स्ट्रेंथ के लोग आपस में डुएल करते हैं, लेकिन तुमने तो अपने से आधे उम्र के बच्चे के साथ फाइट किया। क्या साउथर्न स्टेट में यही सिखाया जाता है? मुझे तुम लोगों को और कुछ नहीं कहना, मैं चाहता हूँ तुम लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। फिर साउथर्न स्टेट के एल्डर कहते हैं, ठीक है आप जैसा चाहते हो वैसा ही हम करेंगे, लेकिन यंग मास्टर हम भी चाहते हैं कि एल्डर हुआंग जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। जोंगिंग चाहते हुए कहता है, इस सिचुएशन को देख के मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये चाहते हो। फिर साउथर्न सेट के एल्डर शॉन बेकली से कहते हैं, मैं और वीगो वापस सेट की ओर जा रहे हैं, तुम यहीं रुकोगे और तुम अपने कारनामों का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओगे, और जब तक यंग मास्टर तुम्हें माफ नहीं कर देते तब तक तुम सेट में वापस मत आना। ये सुनकर शॉन बेकली शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ठीक है एल्डर। अगले सीन में हम देखते हैं एमसी बेड पे लेटा रहता है और उसके सामने यूना मर्चेंट गिल्ड का एक बंदा और जोंगिंग खड़े रहते हैं। यूना मर्चेंट गिल्ड का वो बंदा बोलता है, डॉक्टर ने कहा है कि इस बच्चे का सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गया है, वैसे तो उन्होंने इसे अच्छे से ट्रीट कर दिया है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि ये पूरी तरह से रिकवर हो पाएगा भी या नहीं। फिर जोंगिंग कहता है, इसका मतलब ये भी खतरे से बाहर है। उसके बाद यूना मर्चेंट गिल्ड का वो बंदा कहता है, ऐसा ही है। तब जोंगिंग कहता है, ठीक है ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन कब तक ये होश में आएगा? फिर यूना मर्चेंट गिल्ड का वो बंदा कहता है, डॉक्टर ने कहा है इसे 2 या 3 दिन लग जाएंगे होश में आने में। फिर वो एमसी की तरफ देख के सोचता है, तब तक मेरे फादर का कंडीशन खराब ना हो जाए। यही एक बच्चा है जिसने मेरे फादर का कंडीशन इंप्रूव कर पाया, और मुझे लगता है यही है जो मेरे फादर को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। और उन लोगों ने इस बच्चे को इतना मारा कि ये अनकॉन्शियस हो गया। इसका मतलब ये है कि उन लोगों के अंदर मेरे फादर और यूना मर्चेंट गिल्ड के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। यही सब सोच के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि तभी यूना मर्चेंट गिल्ड का वो बंदा जोंगी से पूछता है, यंग मास्टर क्या आपको लगता है कि ये बच्चा मास्टर को ठीक कर पाएगा? मुझे इस बच्चे पे ज्यादा भरोसा नहीं है। फिर जोंगी कहता है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर भी फादर के डिसीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, लेकिन उसने फादर को बिना देखे ही उनकी बीमारियों का सारा सिम्टम्स बता दिया, और तुमने तो देखा भी कि फादर का कंडीशन इंप्रूव हो रहा है। इसलिए मुझे इस बच्चे पे ट्रस्ट है, और तुमसे जो बन पड़े वो करो जिससे ये बच्चा जल्द से जल्द रिकवर हो पाए। अगले सीन में हम देखते हैं रात का समय रहता है, कोई एमसी के रूम में एंटर कर रहा होता है। एमसी उसके सामने लेटा रहता है। फिर वो बंदा उंगलियों में एनर्जी गैदर करता है और वो कहता है, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो।
फिर वो एमसी पे अटैक करता है और वो चौंक जाता है क्योंकि एमसी उसके अटैक को डॉज करके उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर एमसी स्माइल देता है और कहता है तुम तो पकड़े गए। फिर वो बंदा दूसरे हाथ में क्यूआर गैदर करके एमसी पे अटैक करता है। एमसी वहां से जंप करके उसके पीठ पे पैर मार के उसके पीछे से चला जाता है। फिर वो बंदा पीछे घूमकर एमसी पे क्यूआर ब्लास्ट करता है। फिर एमसी वापस से जंप करके उसे डॉज करता है। एमसी जब हवा में रहता है वो बंदा कहता है अब तुम कहां भागोगे, अब तुम डॉज भी नहीं कर सकते। फिर एमसी पे अटैक कर देता है। एमसी उसके अटैक को किक मार के रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर वो बंदा भी चौंक जाता है। उसके बाद एमसी कहता है मुझे लगता है तुम्हें यहाँ कुछ गलतफहमी हो गई है, मैं यहाँ पे नहीं मारा जाऊंगा, यहाँ पे जो मारा जाएगा वो तुम हो। फिर हम देखते हैं जोंगी और उसके सबऑर्डिनेट एमसी के रूम के सामने आ जाते हैं और जोंगी कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो जेबकबन। हम देखते हैं ये वही बंदा है जो कुछ देर पहले जोंगी के साथ एमसी की कंडीशन पे बात कर रहा था। फिर एमसी जोंगी के पास जाकर कहता है मैंने तो पहले ही कहा था वो खुद ब खुद बाहर आएगा। उसके बाद जोंगी कहता है पहले तो मुझे तुम्हारी बातों पे उतना भरोसा नहीं हो रहा था कि वो खुद ब खुद बाहर आएगा, लेकिन ये सब देखने के बाद अब मैं क्या बोलूं, जेबकबन इसके पीछे होगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। जेबकबन एमसी को कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि इसके पीछे मैं हूँ। एमसी कहता है मुझे नहीं पता था, मैंने तो किसी स्पेसिफिक बंदे पे सस्पेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा कि मैं बस प्रिटेंड करूंगा इंजर्ड होने का, ये देखकर वो खुद ब खुद मुझे मारने आएगा। फिर जेबकबन कहता है और अगर मैं नहीं आता फिर। उसके बाद एमसी कहता है तुम तो आते ही, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं था, अगर तुम मुझे मार दिए होते तो तुम इन सब का ब्लेम साउथर्न स्टेट पे डाल देते और तुम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कैसे करते। फिर जेबकबन कहता है अच्छा तो तुमने साउथर्न स्टेट के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया है। तो एमसी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं लकी था कि उन लोगों ने सामने से मुझे डुएल करने का रिक्वेस्ट की। फिर जेबकबन पूछता है तुम्हारे जख्मों का क्या, डॉक्टर ने तो सीधा सीधा कहा था कि तुम्हारे इंटरनल इंजुरीज के कारण तुम होश में नहीं आ पाओगे। फिर एमसी कहता है तुम मुझसे कैसे सवाल पूछ रहे हो, अगर मैं इतना कुछ प्लान कर सकता हूँ तो क्या मैं डॉक्टर को बेवकूफ नहीं बना सकता हूँ। और मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल है, लेकिन मिस्टर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पता चल गया है कि एल्डर हुआंग को बीमार करने वाला कौन है। फिर जेबकबन जोर से हंसने लगता है। ये देख के सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर जेबकबन बोलता है मैंने सिर्फ तुम्हें हार्म करने की कोशिश की है और तुम मुझ पे मास्टर हुआंग को बीमार करने का ब्लेम डाल रहे हो। यंग मास्टर आप इस पे भरोसा मत कीजिए, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। फिर जोंग्यू कहता है बेवकूफ बना रहा है कैसे। फिर जेबकबन कहता है आप ही सोचिए, अगर एल्डर हुआंग ने मुझे इतनी अच्छे से ट्रीट किया है तो मैं उन्हें मारने की कोशिश क्यों करूंगा। तो जोंग्यू कहता है तो तुमने इस छोटे बच्चे को मारने की कोशिश क्यों की और तुम मार्शल आर्टिस्ट हो, ये बात क्यों छुपाया। फिर जेबकबन कहता है मास्टर ये बच्चा आपको ठग रहा था, बड़े से बड़े डॉक्टर मास्टर को ठीक नहीं कर पा रहे थे और ये छोटा बच्चा मास्टर को कैसे ठीक कर पाता। तो जोंगी चिल्लाकर कहता है तो तुम इसके लिए मुझे कन्विंस करते ना, तुम्हें क्या लगता है तुम इस बहाने से खुद को बचा लोगे। फिर जेबकबन कहता है अगर मैं कितना भी आपको समझाता तो क्या आप मेरी बात मानते, इसीलिए आपको इन चीजों से बाहर निकालने के लिए मुझे इस बच्चे को मारना पड़ रहा था। एमसी ये सब सुनकर कहता है ब्ला ब्ला ब्ला, और कितना एक्सक्यूज दोगे तुम। फिर एमसी अपने हाथ में क्यूआर गैदर करके कहने लगता है मुझे इसे पीट कर ही सारी बातें बाहर निकालनी पड़ेगी। फिर वो जेबकबन पे अटैक कर देता है। जेबकबन एमसी के अटैक से बचने के लिए काउंटर अटैक करता है। एमसी उसके अटैक को अपने हाथ पे ले लेता है। फिर वो अपने हाथ को सबकी तरफ दिखाते हुए कहता है इस अटैक को रेड डीमन हैंड कहते हैं, अगर तुम्हें हाई लेवल का रेड डीमन हैंड अटैक लगेगा तो तुम्हारी पूरी बॉडी डार्क रेड हो जाएगा और तुम आधे दिन के अंदर ही मर जाओगे। लेकिन वैसे भी ये हाई लेवल का अटैक नहीं है, फिर भी ये किसी भी आदमी को मारने के लिए काफी है। और अगर टारगेट कोई बुढ़ा आदमी हो और उसने मार्शल आर्ट भी प्रैक्टिस नहीं किया हो, वो जल्दी मर जाएगा। और हाँ, यहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई और होगा जो एल्डर हुआंग की बॉडी में डेमोनिक एनर्जी इंजेक्ट कर रहा होगा, तब तुम इनोसेंट हो सकते हो। फिर जोंगी जोर से चिल्लाता है इसे जल्द से जल्द पकड़ो और अगर इसने रेसिस्ट किया तो इसे मार देना। फिर हम देखते हैं जोंगी के सबऑर्डिनेट उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर तोड़ते हैं। फिर जेबकबन भी उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शॉन बेकली स्टूडियो पे बैठा रहता है और वो अपने सेट के एल्डर को याद कर रहा होता है कि कैसे उसके एल्डर ने उसे पनिश किया है। फिर वो अपने सामने हुए धमाके को देख के चौंक जाता है। हम देखते हैं जेबकबन ने उन सारे लोग पे अटैक किया रहता है जिससे इतना बड़ा धमाका हुआ रहता है और वहां के सारे वॉल टूट गए रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं एमसी ने उसके अटैक से सारे लोगों को बचा लिया रहता है। फिर एमसी कहता है चलो अब सब चीजों का पता चल चुका है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी कुछ सरकमस्टांस होगी, उसके बारे में तुम हमें आराम से बताना, लेकिन अभी मुझे तुम्हें पीटने का बहुत मन कर रहा है। तो जेबकबन कहता है तुम छोटे बच्चे मुझे पीटोगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हैंडल कर पाओगे जब मैं रेड डीमन हैंड फुल पावर से यूज करूंगा। फिर एमसी कहता है मैं नहीं, लेकिन वो एक हीरो जो कि साउथर्न एक्सेट से यहाँ आया है तुम्हें हराने के लिए। एमसी शॉन बेकली की तरफ देख के सब बोल रहा होता है। एमसी शॉन बेकली से पूछता है तुम यहाँ हमें बचाने आए हो ना। शॉन बेकली कंफ्यूज होकर पूछता है मैं और बचाने,
एमसी मुंह टेढ़ा करके जोंगवी की तरफ इशारा करते हुए शॉन बेकली को समझा रहा होता है, तो शॉन बेकली समझ जाता है और सोचता है यही वो सही टाइम है मुझे अपनी गलती को सुधारने का। फिर वो तलवार निकालकर जेबॉक की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और उस पर अटैक करता है। एमसी उनकी फाइट को देख रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। फिर एमसी कहता है चलो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो जोंगवी कहता है लेकिन ये फाइट अभी खत्म नहीं हुआ। तो एमसी कहता है मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर तक चलेगा, वैसे भी वो एक अच्छे सेक्ट से है, वो छोटे मोटे मार्शल आर्टिस्ट से नहीं हार सकता। फिर जोंगवी कहता है तुमने तो बताया है ये क्या क्या कर सकता है और तुम कह रहे हो ये हार जाएगा। तो एमसी उसके सामने हाथ आगे करके कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सही है कि इसे पता है कि डीमन हैंड कैसे यूज करना है, मैंने तो बस इसके सिम्टम्स को थोड़ा बढ़ा कर दिखाया था। फिर वो हाथों को जोंगवी के सामने ठीक कर लेता है। ये देख के जोंगवी चौंक जाता है और कहता है क्या तुम सच में अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो ना? तो एमसी कहता है हाँ मैं अच्छा नहीं बल्कि ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट हूँ। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ खत्म हो चुका है। तो आगे अपने एमसी किन किन लोगों से फाइट करेगा और वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा, वैसे ये सब तुम लोग को तब जानने को मिलेगा जब नेक्स्ट एपिसोड आएगा। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग को भर भर के इस एपिसोड पे लाइक मारना पड़ेगा, क्योंकि यार हमें हमारा 1K सब्सक्राइबर का चैलेंज भी पूरा करना है। और इसीलिए इस वीडियो को बहुत सारे लाइक मारो और अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।